Hello everyone. Welcome to Yashabdishi Madkar. My name is Ashish Madkar. I have total 5+ year experience in a Salesforce ecosystem and 8 years Salesforce certified and 2 years support. तो आज का हमारा जो टॉपिक है एपेक्स कोड बेस्ड प्रैक्टिस पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में देखा था क्या क्या उसके बेस्ट प्रैक्टिस हम फॉलो करते हैं, क्योंकि आज के बाद हम जब स्टार्ट करेंगे तो हम ट्रिगर की ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, तो हमें सब कुछ का ध्यान रखना है बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए। ठीक है, तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे और उसकी बात करते हैं। तो टुडे आवर एजेंडा, यूज एसिंक्रोनस एपेक्स सिक्योरिटी एंड शेयरिंग इन एपेक्स कोड, मेक रीयूजेबिलिटी ऑफ एपेक्स कोड, कोड कवरेज, रिटर्न अर्ली पैटर्न, अवॉइड कि और ये सब आपका रिक्वायर्ड है जब हम एपेक्स कोड राइटिंग करते हैं, ट्रिगर लिखते हैं या फिर एसिंक्रोनस क्लासेस लिखते हैं। ठीक है, बात करते हैं यूज एसिंक्रोनस एपेक्स। एपेक्स व्हेन written in an asynchronous method gets its own set of higher governor instructions when employing asynchronous call. For example, the number of SQL searches double from 100 to 200. Synchronous call have a bigger total heap size and maximum CPU size. तो हमें जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ रिकॉर्ड आ रहा है, लार्ज डेटा प्रोसेसिंग करना है, तो वहां पे हम सिंक्रोनस नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम वहां पे सिंक्रोनस नहीं लिखेंगे, वहां पे हम एसिंक्रोनस में जाएंगे, क्योंकि हमें एसिंक्रोनस में मोस्टली सब कुछ डबल ही मिलता है। अगर मैं एग्जांपल के लिए बात करूं तो जो मेरा सेक्वल क्वेरी की लिमिट होती है सिंक्रोनस में 100 होता है, बल्कि एसिंक्रोनस में हमारा डबल हो जाता है 200। सेम ऐसे हीप साइज की बात करें तो हीप साइज की भी साइज अप्रोक्स 6 MB होता है हमारा सिंक्रोनस में। तो और आपका 12 MB के आसपास आपका होता है एसिंक्रोनस में। ऐसे ही मैक्सिमम सीपीयू टाइम की बात करते हैं। ओके, तो ये हमारा एसिंक्रोनस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम जब पढ़ेंगे एसिंक्रोनस आगे चल के, तो उसमें हम सारी चीजें इंक्लूड करेंगे अपने कोडिंग के बेस्ट प्रैक्टिस में। देन ये मैंने इमेज गूगल से लिया है। ठीक है, तो मुझे वहां पे मिला था, तो मुझे इसका स्ट्रक्चर अच्छा लगा तो मैंने यहाँ पे पुट कर लिया। बात करते हैं स्टार्ट। देखो यहाँ पे जब भाई हम कुछ स्टार्ट कर रहे हैं या कोडिंग लिखने जा रहे हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं कि पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें आपको रिजल्ट के बारे में सोचना है कि आपको रिजल्ट कैसा लेना है। इमीडिएट रिजल्ट रिक्वायर्ड है या फिर नहीं, मतलब कुछ टाइम चाहिए या फिर शेड्यूल चाहिए, या जैसा आपको आउटपुट चाहिए, जो आपका एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग आप फंक्शनैलिटी लिखोगे। ठीक है, मैं बात करता हूँ इमीडिएट रिजल्ट्स रिक्वायर्ड की। अगर यस, अगर मुझे चाहिए तो हम सिंक्रोनस प्रोसेसिंग करेंगे। सिंक्रोनस प्रोसेस में आपका क्या आता है, ट्रिगर्स। ठीक है, नॉर्मली एपेक्स क्लास जो भी हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिंक्रोनस प्रोसेसिंग में आता है। अगर हमें इमीडिएट रिजल्ट नहीं चाहिए, हमें उसमें की तरफ, एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग में आपका क्या आता है, फ्यूचर मेथड, क्यूएबल एपेक्स, बैच एपेक्स और शेड्यूल एपेक्स। तो ये सब के बारे में हमें डिस्कस करेंगे कि कैसे यूज करेंगे फ्यूचर मेथड, कैसे क्यूएबल मेथड यूज करेंगे, बैच एपेक्स कैसे यूज करेंगे और शेड्यूल एपेक्स कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्योरिटी होता है ये सिंक्रोनस प्रोसेसिंग की तरफ पे। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या मिल जाता है, यूजर एफिशिएंसी, स्केलेबिलिटी एंड हायर लिमिट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पे। अब बात करते हैं सिक्योरिटी एंड शेयरिंग इन एपेक्स। तो जो भी हमारा सेल्स फोर्स में, ये बात आप ध्यान रखो कि सिक्योरिटी एंड शेयरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा डेटा किसको दिखना चाहिए, उसकी शेयरिंग, उसकी सिक्योरिटी, किसी को डेटा लीक ना हो। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है सेल्स फोर्स इस आपका
कस्टमर मैंने रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, तो हमारा सारा खेल डेटा भी है। एक बिजनेस का जो पिलर बोलते हैं वो आपका उसी पे ही टिका हुआ है। अगर आपका डेटा लीक हुआ तो आपका बिजनेस, समझ लो कैसे बिजनेस आपको मैनेज करोगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेटा एक कंपनी के लिए। ओके, देन डेवलपर मस्ट अंडरस्टैंड one of the Apex design best practices in order to design secure application on the Salesforce platform. In Apex, for example, how to ensure data security and avoid just secure injection attack. तो यहाँ पे हम एग्जांपल की बात करेंगे, हमें कोई डेटा सिक्योरिटी करनी है, हमने एपेक्स में सिक्योर क्वेरी लिख दिया, बट उस सिक्योर क्वेरी को हम कैसे अवॉइड करें एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक से, कि कोई अटैकर उस पर एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक करके उसको यूज ना कर ले। तो हम एक एग्जांपल भी करेंगे आगे कि एसक्यूएल इंजेक्शन कैसे कोई क्या कैसे अटैक कर लेता है, ठीक है, और उसको सिक्योर कैसे करेंगे उसके बारे में बात करेंगे हम किसी सेशन में। इनफोर्सिंग ऑब्जेक्ट एंड एफएसएल परमिशन इन एपेक्स। तो जो भी हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो हम कोई भी एपेक्स क्लास लिखते हैं, अगर आप वीएस कोड यूज करते हो, अगर वहां पे कभी भी एपेक्स क्लास आप क्रिएट करोगे तो उसमें देखा होगा कि उसमें बाय डिफॉल्ट विद शेयरिंग लिख के आता है। हमने एक सेशन में बात किया था विद शेयरिंग और विदाउट शेयरिंग के बारे में और इनहेरिटेड के बारे में, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट एपेक्स कोड नॉट इनफोर्स ऑब्जेक्ट एंड फील्ड लेवल परमिशन। लेट्स एक्सप्लोर हाउ वी कैन मेक क्रूड एंड एफएसएल मैंडेटरी इन एपेक्स। क्रूड मतलब होता है आपका क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ठीक है। तो जो हम डेटा, जो भी हम आपका एपेक्स क्लास है वहां पे आप जब भी कोई एपेक्स क्लास लिखो, अगर वो मैंडेटरी है, तो वहां पे अगर कोई क्लाइंट को किसी यूजर को एक्सपोज करना चाहते हो तो आप उसको एपेक्स क्लास को हमेशा विद शेयरिंग में ही लिखे, ना कि विदाउट शेयरिंग में या फिर उसमें कुछ भी आप इंक्लूड ना करो, ठीक है। तो यहाँ पे स्कीमा मेथड्स, तो ट्राई करो आप स्कीमा मेथड्स। हम स्कीमा मेथड के बारे में एक सेशन सेशन में बात करेंगे कि स्कीमा मेथड क्या होता है, स्कीमा से आप क्या क्या कर सकते हो। स्कीमा से बहुत ही इंपॉर्टेंट है एपेक्स के लिए, आप एक ऑब्जेक्ट की फील्ड की सारी डिटेल्स निकाल सकते हो सेल्सफोर्स से अपने एपेक्स में, ठीक है। देन विद सिक्योरिटी इन फोर्स, विद सिक्योरिटी इन फोर्स का मतलब हमने बात किया था अब जब एसक्यूएल में पढ़ रहे थे, एसक्यूएल में जब विद सिक्योरिटी इन फोर्स लिखते हो तो क्या करता है, जो भी आपकी फील्ड लेवल सिक्योरिटी होती है, फॉर एग्जांपल कि दो प्रोफाइल है, ठीक है, एक ही दोनों प्रोफाइल को हमने एक यूआई बनाया, दोनों को सेम यूआई है एक्सेस, बट उसमें कुछ सिक्योरिटी हमने कुछ फील्ड की सिक्योरिटी किसी दूसरे प्रोफाइल दिख रखा है, और कुछ सिक्योरिटी कुछ फील्ड का दिखने के लिए हमने किसी दूसरे यूजर को लिख रखा है, बट हमने वहाँ पे विद सिक्योरिटी फोर्स यूज नहीं किया है। अभी सेल्स फोर्स ने दूसरा लॉन्च कर दिया है यूजर मोड, मैंने आपको जैसे में बताया था। तो विद सिक्योरिटी क्या करता है, जो भी आपका सेक्युअल क्वेरी है, जो भी उसमें एफएसएल है, वो उसको इन्फोर्स कर देगा, जो भी आपकी फील्ड लेवल सिक्योरिटी है। तो जिस यूजर को जो फील्ड लेवल सिक्योरिटी होगी बस उसको वही फील्ड दिखेगा, अदरवाइज दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो विद सिक्योरिटी के प्लेस पे आप अपना यूजर मोड भी यूज कर सकते हो, एज यूजर मोड। तो वो हमने SQL क्वेरी में बात किया था, उसको मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा तो आप उससे पढ़ सकते हो, ठीक है। देन सिक्योरिटी डॉट स्ट्रिक एक्सटेंसिबल, तो ये मेथड होता है, इससे भी आप जो भी आपकी सिक्योरिटी है उसको, जो भी एक्सेस है उसको एक्सेसिबल कर सकते हो, उसको आप आप इनहेरिट कर सकते हो उस SQL क्वेरी पे या उस डेटा। ओके, देन डेटाबेस ऑपरेशन इन यूजर मोड, जो हमने बताया आपको सेल्सफोर्स ने लॉन्च किया था। तो जो भी आपका डेटाबेस सिक्योरिटी है उसको एज ए यूजर मोड में करो, उसको एक्सेस लेवल चेक कर लो कि क्या उसको एक्सेस है उस ऑब्जेक्ट का, रीड का, क्रिएट का, अपडेट का, या आप नहीं है तो आप उसको करने ही नहीं देगा, उसको एक्सेस ही नहीं है तो आगे की फंक्शनैलिटी उसको करने नहीं देगा। तो ये सारे सिक्योरिटी मोड हमें ध्यान में रखते हुए ही एपेक्स को डिजाइन करना है अपने कोड को। ओके, देन हम बात करते हैं शेयरिंग क्लॉज फॉर द एपेक्स क्लासेस। तो शेयरिंग क्लॉज क्या क्या है, तो शेयरिंग क्लॉज के बारे में हम पढ़ चुके हैं, शेयरिंग एंड विदाउट शेयरिंग, ठीक है। तो एपेक्स इज टिपिकली परफॉर्म इन सिस्टम कॉन्टेक्स्ट विच मीन्स दैट परमिशन एंड field level security are applied during code execution. Our Apex code should not expose sensitive data hidden by security and sharing settings to users. As a result,
Apex security and enforcing the sharing rule are critical. Let's examine how we can make sharing work in Apex. ओके, तो जो शेयरिंग क्लॉज होते हैं ना एपेक्स में, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप डेटा ही सही से शेयर नहीं करोगे किसी यूजर को, तो उसमें क्या होगा दिक्कत, कि किसी और का डेटा किसी और को दिखने लगेगा, तो वहां पे इंटीग्रिटी हो जाएगी, बहुत इशू आने लगेंगे, क्योंकि कोई भी अगर एक सेल्स पर्सन है, वो किस किस दूसरे सेल्स पर्सन को पता ना चले तो किस अकाउंट पे काम कर रहा है, बेसिकली उसके कौन से क्लाइंट्स हैंडल कर रहा है। तो एक कंपनी के लेवल के लिए भी अच्छी है, और एक किसी थर्ड पार्टी को ना मालूम चले वो लोग, उसके लिए भी बहुत सिक्योरिटी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सिक्योरिटी मॉडल की जो एपेक्स में यूज करते हैं, तो हमने एक वीडियो में विद शेयरिंग, विदाउट शेयरिंग और इनहेरिटेंस के बारे में बात किया था, तो जिसमें मैंने बताया था कि विद शेयरिंग कब यूज करते हैं, विदाउट शेयरिंग कब यूज करते हैं। इसका मैं वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे दे दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, उसके डिटेल्स के बारे में। और तो बात करते हैं अब अपने नए पॉइंट पे, मेक रीयूजेबिलिटी ऑफ एपेक्स कोड। तो कभी भी आप कोई एपेक्स कोड लिख रहे हो, तो ऐसा मत सोचो कि ये कोड में लिख दिया बस इसी फंक्शनैलिटी लिए काम करेगा, आगे हमें दूसरा फंक्शनैलिटी बनानी है कुछ वैसा सिमिलर ही, तो उसके लिए आप दूसरा एपेक्स क्लास लिख रहे हो। नहीं, बिफोर राइटिंग एनी एपेक्स क्लास थिंक अबाउट इट, कि इसमें मैं क्या जेनरिक कर सकता हूँ, इसको क्या मैं कहीं और यूज कर सकता हूँ, कैसे यूज कर सकता हूँ। ठीक है, द मोस्ट इफेक्टिव कोड इज रिटेन अवे फ्रॉम द कीबोर्ड, if possible divide methods into smaller one to make your code more modular and easier to read and maintain. Writing scalable and reusable code that can be reused in another functionality or module is a vital best practice using Apex code. This requires making code generic so that it may be reused with little changes. तो कभी भी आप उसको रीयूज, आप ऐसा कोड बनाओ कि उसको रीयूज कर सकते हो अपनी फंक्शनैलिटी को, उसमें आप थोड़ा सा कुछ चेंज करो ताकि वो फंक्शनैलिटी भी चलता रहे, उसी कोड का यूज करके दूसरा फंक्शनैलिटी को भी आप उसमें हल्का से चेंज करके आप यूज कर सकते हो। तो ये आपका आपकी कैपेबिलिटी बढ़ाएगा, मल्टीपल एपेक्स कोड, मल्टीपल मेथड लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम रियूजेबल कंपोनेंट बनाते हैं एलडब्ल्यूसी में, इसलिए हम यहाँ पे एपेक्स में रियूजेबल एपेक्स कोड बनाते हैं। ओके, देन बात करें कोड कवरेज, तो कोड कवरेज कहाँ हमारा होता है, कोड कवरेज हम बात करते हैं टेस्ट क्लासेस की। ठीक है, जब हम टेस्ट क्लास लिखते हैं, तो वहां पे जो टेस्ट क्लास लिखते हैं, तो हम टेस्ट क्लास की मैं आपको बताऊंगा फ्रेमवर्क कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कि आपने एक क्लास लिख दिया और जिसमें आपको अकाउंट कॉन्टैक्ट मान लो कुछ ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड इंसर्ट करना था, तो उसमें आपने इंसर्ट कर दिया, फिर दूसरा एक ऐसा आपने एपेक्स क्लास का टेस्ट क्लास लिखने जा रहे हो, उसमें भी आप दोबारा अकाउंट कॉन्टैक्ट इंसर्ट कर रहे हो, क्यों, मेथड बनाना है। तो इसके लिए हम एक टेस्ट डेटा फैक्ट्री बनाते हैं जिसमें सारा डेटा इंसर्ट करते हैं। ठीक है, सारा डेटा इंसर्ट करते हैं और उस मेथड को एक एक मेथड बनाते हैं पैरामीटर पास करके, और उसी मेथड को हम कॉल कर लेते हैं अपने टेस्ट क्लास के अंदर। अब इन फ्यूचर हमें दोबारा कोई टेस्ट क्लास लिखना है जिसमें हमें उसका रिक्वायर्ड है, टेस्ट डेटा फैक्ट्री से वो मेथड को कॉल करके वहीं पे यूज कर लेंगे। ओके, बात करें कोड कवरेज की, तो किसी भी एपेक्स क्लास की फंक्शनलिटी को डिप्लॉय करने के लिए हमें सिर्फ 75% चाहिए होता है, बट अगर आप 85% के ऊपर करते हो, वो आपकी बेस्ट कोड कोड कवरेज होती है। ठीक है, देन unit tests are done by developer to check that functionality works as expected, taking into account both positive and negative test. तो जब भी आप टेस्ट यूनिट टेस्टिंग करो अपने कोड से, तो दोनों करो, आप पॉजिटिव भी करो नेगेटिव भी करो, नेगेटिव सिनारियो भी आप हमेशा टेस्ट क्लास में कवर करो। We should not be concerned with the percentage of code coverage. However, it should adhere to the best practice to the test classes. तो जो भी उसके बेस्ट प्रैक्टिस है वो आप फॉलो करके उसको यूज कर सकते हो। देन बात करते हैं बल्क रिकॉर्ड, आप बल्क रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो, उसके लिए फंक्शनलिटी पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्टिंग दोनों होने चाहिए।
बात करें रिस्ट्रिक्टेड यूजर सेटिंग, तो जो भी यूजर है, मान लो कि जो यूजर है उसके लिए भी रिस्ट्रिक्शन लगा के रखो। ठीक है। वंस एसर्ट स्टेटमेंट पर मेथड, हर एपेक्स मेथड में एक एटलीस्ट एक एसर्ट मेथड यूज करो, ताकि वो जो फंक्शनैलिटी है एक्सपेक्टेड है कि नहीं है। शुड नॉट यूज इज टेस्ट सी ऑल डेटा इक्वल टू ट्रू, कभी भी आप इज टेस्ट क्लास के अंदर सी ऑल डेटा इक्वल टू ट्रू कभी भी यूज मत करना, वरना वो आप जब भी डिप्लॉय करोगे आपको इश्यू आएगा। सी ऑल डेटा ट्रू क्या करता है, आपको फैसिलिटी देता है, प्रिविजन देता है कि जो आप अपने कोड के अंदर जो सिक्योरिटी क्वेरी कर रही हो, मतलब टेस्ट क्लास के अंदर कर रहे हो, वो क्या करेगा, वो आपको डेटा ऑग से उठा के दे देगा, टेस्ट क्लास से कभी कभी नहीं उठा पाएगा। तो वहां पे आप जब डिप्लॉय करेगा उस रिलेटेड कोई रिकॉर्ड है ही नहीं उसमें, उस कंडीशन के बेसिस पे रिकॉर्ड आपके पास उस ऑग में नहीं है, तो वहां पे कोड कवरेज का इशू देगा और एरर हो जाएगा। तो ये सब आपको बेस्ट प्रैक्टिस में फॉलो करने हैं। ओके। देन ये भी मैंने इमेज गूगल से उठाया है। तो अगर मैं बात करूँ टेस्ट विजिबिलिटी, कोई भी आप प्राइवेट मेथड बनाते हो अपने एपेक्स क्लास के अंदर, ठीक है, कि आप उसको प्राइवेट बनाना चाहते हो ताकि वो हमारा पब्लिक ना रहे, तो हमारे एक एनोटेशन होता है एपेक्स क्लास में, टेस्ट विजिबल। तो क्या होगा, वो मेथड जब आप कॉल करोगे अपने टेस्ट क्लास के अंदर, तो आपका ये मेथड सिर्फ उस टेस्ट क्लास के लिए विजिबल होगा, अदर देन किसी के लिए भी नहीं होगा। देन टू एक्सेस प्राइवेट मेंबर इन टेस्ट क्लासेस, टेस्ट डॉट लोड डेटा, क्रिएट टेस्ट डेटा विदाउट कोड। तो जो भी एक टेस्ट डॉट लोड मेथड है वो आप यूज करो, उसके अंदर जो भी आपका जो भी टेस्ट क्रिएट डेटा है वो सारा उसके अंदर यूज करेंगे। सिस्टम रन एज टेस्टिंग यूजर कॉन्टेक्ट, हमेशा जो भी आपका रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो, जो भी टेस्ट कर रहे हो, आपको हमेशा उस सिस्टम रन एज करके यूज करो। अगर कोई पर्टिकुलर यूजर के लिए फंक्शनलिटी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं सिस्टम एडमिन हूँ, बट आपने वो फंक्शनलिटी किसी सिर्फ टेस्ट सेल्स पर्सन के लिए बनाया था, तो उस सेल्स प्रोफाइल से यूजर इंसर्ट करके उसको रन एज करके उसकी फंक्शनलिटी टेस्ट करो, ताकि प्रॉपर कोड कवरेज आए, प्रॉपर फंक्शनलिटी आप टेस्ट कर पाओ। ठीक है। टेस्ट डॉट स्टार्ट एंड टेस्ट डॉट स्टॉप, हमेशा कोड को स्टार्ट में और मिडिल में वो आपको यूज करना, मतलब स्टार्ट में और लास्ट में आपका स्टार्ट करो टेस्ट डॉट स्टार्ट, उसके अंदर जो भी आपका कोड है उसको लिखो, जो भी टेस्टिंग करना फंक्शनलिटी करने के बाद, उसके बाद टेस्ट डॉट स्टॉप कर दो, तो आपकी टेस्टिंग वहां पे स्टॉप हो गई। ओके। देन बात करते हैं रिटर्न अर्ली पैटर्न। रिटर्न अर्ली पैटर्न होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। रिटर्न अर्ली पैटर्न इज ए मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग functions or method in a such way that expected expected positive result is returned at the end of the function and the remaining code in the execution। तो क्या होता है बेसिकली, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कंडीशन दिया है, कुछ कंडीशन दिया, इफ लिया, वहां पे हमने कुछ डेटा को ये किया, उसको रखा रहा है किसी वेरिएबल में, उसमें करता गया और लास्ट में आके उसको मैंने रिटर्न किया। तो उसमें क्या होगा कि आपने वहां पे फंक्शनलिटी चेक कर लिया, बट आपको उसी टाइम पे रिटर्न वैल्यू चाहिए कि अगर कंडीशन मेरा इफ कंडीशन पहला ट्रू होता है, कंडीशन वन, तो मुझे तुरंत डेटा मिल जाए, तो वहीं से आप रिटर्न कर दो उसको, रेस्ट आप कोड रन करने की जरूरत ही नहीं है। इससे क्या फायदा होगा, इससे बेनिफिट ये है कि आपको जो रेस्ट ऑफ कोड रन नहीं करेगा, तो टाइम आपकी बचेगा उस कोड को रन करने के लिए, तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा उस कोड एपेक्स कोड का। ओके। तो इसलिए हम अर्ली पैटर्न रिटर्न यूज करते हैं। अगर दूसरा कंडीशन हमारा मैच करता है तो पहला, अगर नहीं मैच किया दूसरा कंडीशन मैच करा, दूसरा उसको रिटर्न कर दीजिए, तो आपका जो नीचे के स्टॉप्स है वो नहीं रन करेगा। ओके। देन बात करते हैं अवॉइड नेस्टिंग लूप विद इन लूप। नेस्टेड लूप should be avoided in Apex controller since they may slow down page processing or exceed the page regulatory restriction. One simple option to avoid structure to the code is to make the inner loop a separate function or avoid using the loop entirely। तो कभी कभी हमें जैसे मान लो कि हमें कोई कोई हमने लगाया और डेटा लेकर आया, और मुझे फिर उस पे करना है कांटेक्ट, उसमें कांटेक्ट का भी डेटा है, तो आप क्या करते हो कि आप एक फॉर लूप चलाया अकाउंट पे, नीचे फिर आपने कांटेक्ट वाली लिस्ट पे अकाउंट चलाया उसी फॉर लूप, और दोनों अकाउंट की आईडी मैच किया और उसको स्टोर कर लिया, तो आपने लूप के अंदर लूप यूज किया। तो सेल्सफोर्स की बेस्ट प्रैक्टिस कोड कहता है कि आप अवॉइड करो लूप के अंदर लूप यूज करने का। उसको कैसे अवॉइड करेंगे, कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, आगे के सेशन में हम
कोडिंग करके आपको दिखाएंगे, बात करेंगे कि कैसे हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि हम टेस्ट क्लास भी लिखेंगे तो वहाँ पे मैप का यूज करेंगे, जो मैप होता है आपको उसके थ्रू आप अवॉइड कर सकते हो बहुत अच्छे से, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। Often we encounter code where we have two or three more nested loop which affect performance. A simple way to avoiding nested loop in a using maps. जैसे मैंने बताया कि हम मैप का ही यूज करके उसकी अवॉइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन फाइंड क्रिएट a key for each item of the second loop and put the key and value in the map. तो की वैल्यू में हमने मैप को उसको मतलब बुक कर पुट करके उसको हम नेस्टेड लूप को बचा के उसमें यूज कर सकते हैं। ओके, क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा पहला आपका फॉलो में अगर वहाँ पर 85 रिकॉर्ड है और दूसरे वाले में आपके पास 100 रिकॉर्ड है, तो पहला आपका पहला एक लूप चलेगा, नीचे वाले लूप कितनी बार चलेगा? 100 बार वो चलेगा। फिर ऊपर वाला 50 बार चला, तो 50 × 100 कर लो, हर एक रिकॉर्ड के लिए वो 100 बार चलेगा, तो 500 बार चलने से कोई मतलब उस चीज का। ठीक है, तो वो आप इसलिए हम विद इन लूप के लिए अवॉइड करते हैं। डोंट मिक्स एपेक्स एंड रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो, मतलब जो सेल्सफोर्स बेस्ट प्रैक्टिस कहता है, एवरी ऑब्जेक्ट शुड हैव एन ऑटोमेशन प्लान दैट इज टेलर्ड टू द नीड्स टू द बिजनेस एंड द सेल्सफोर्स टीम दैट सपोर्ट इट। In general, one automation tool should be assigned to each item. Apex trigger mixed in which auto launch, flow, process or more recently. Like process builder ये सब तो हमने अभी हट गया तो सब यूज नहीं करते हैं। Then हम बात करते हैं record trigger flow. It once the many unavoided circumstances is older organization. This can be result in the number of problems. तो हम लोग पहले क्या करते थे कि एक ही ऑब्जेक्ट में हमने प्रोसेस बिल्डर भी लिख दिया, वर्क फ्लो भी लिख दिया, फ्लो भी लिख दिया, फिर ट्रिगर भी लिख दिया। तो क्या होता था, इशू आता था उसमें हमें बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे लिमिट हिट हो जा रहा है, ऐसा क्वेरी लिमिट हो जा रहा है, और सीपीयू टाइम लिमिट जा रहा था। तो आप कभी भी एक ही ऑब्जेक्ट पे फ्लो भी ट्रिगर भी मत लिखो। वो जब आर्किटेक्ट होते हैं तो डिजाइन करते हैं कि क्या आपको यूज करना है, क्या फंक्शनैलिटी है, ट्रिगर फ्रेमवर्क क्या है, वो सारी चीजें हम करेंगे अपने हर एक एक सेशन में। अनेक्स देन पुअर परफॉर्मेंस, इससे क्या हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं? पुअर परफॉर्मेंस, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट ड्यू टू द इनएबिलिटी टू कंट्रोल द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इन द टास्क स्टैक, इंक्रीज इन टेक्निकल डेप्थ with admin devs not collaborating, and documentation डेट। ओके, ये सारे डेट हमें इसको अवॉइड करना है, वो बढ़ाने नहीं है उसको। एपेक्स नेमिंग कन्वेंशन, तो मैंने बहुत लोगों का कोड देखा है, ठीक है, तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है कि आप कभी कभी हमने देखता है कि आपने एपेक्स क्लास बनाया, उसका ए नाम दे दिया, बी दे दिया, एबीसी क्लास दे दिया, तो वो सब नेम देने से बेटर है आप एक प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन दो, वो मीनिंगफुल होना चाहिए। Another key best practice or Apex code is to use a consistent naming convention. In Salesforce, the naming convention is a rule of follow when deciding what you make your identifier, such as class, variable, constant, method, and so on. However, it is not required to do so. As a result, it is preferred to a name convention rather than regulations. Naming convention make it easier to read and manage the program. तो आपका नेमिंग कन्वेंशन ही आपको आपको जो आपका कोड है उसको अच्छे से रीडेबल बनाता है, और उसको समझ में आता है कि क्या है उसका फंक्शनैलिटी, कि आपने इसका क्लास किस लिए लिखा है, मेथड किस लिए है, सारी चीजें उसके बारे में। Then first and foremost, it's essential to follow the consistent coding style. This will make it easier for other developer to read and understand your code and can help prevent error and bugs. आपने कोई फंक्शनलिटी लिख दिया और वो अगर कोई डेवलपर उसको रीड करने गया तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आपने कोड लिखा क्या है, आपने कुछ भी वेरिएबल दे दिया है, कुछ भी मेथड का नाम दे दिया है। तो आप हमेशा कोड ऐसा नहीं लिखना चाहिए कि कुछ को समझ में ना आए, कोड हमेशा ऐसा लिखो कि सामने वाला देख के समझे कि आपने क्या फंक्शनलिटी बनाया है। ओके, देन बात करते हैं सेटअप कोड रिव्यू चेकलिस्ट एंड कोड रिव्यू प्रोसेस। तो हमेशा कंपनी में सेटअप चेकलिस्ट होना चाहिए और कोड रिव्यू प्रोसेस होना चाहिए। वो करता क्या है, मेंटेनेंस अकाउंट फॉर 40 to 80% ऑफ द सॉफ्टवेयर लाइफ टाइम कॉस्ट टू अवॉइड फ्यूचर टेक डेट।
We should implement the code review process in all projects and build a code review checklist for the developer. तो आप एक कोड की चेकलिस्ट बना लो कि ये डेवलपर को फॉलो ही करना है। तो इससे क्या होगा, आपको जो फ्यूचर में उस कोड की मेंटेनेंस है वो आप बचा सकते हो। उसी कोड की रिव्यू करो, कोड 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 उसकी कितनी कैपेबिलिटी है, क्या आपने जो कोड लिखा है क्या वो रियल में सही है। तो वो सारा कोड रिव्यू होना चाहिए। अगर कोड सही नहीं है प्रॉपर में, तो आपका जो भी आप जब डिप्लॉय के लिए करते हो तो आपका जो टीएल है जो उसको कोड को आप अप्रूव करना है वहीं पे रिजेक्ट कर देगा। तो हम आपको कोड की डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर चेकलिस्ट बना के रखना चाहिए, ताकि वो आप डेवलपर उसको फॉलो करें। देन बात करते हैं एपेक्स परफॉर्मेंस की। How to measure your code performance and identify where time is being spent within transactions, as well as the steps to take and some recommended practice to keep things operating smoothly. Here are some pointers. तो हमें अपने कोड को कैसे मेजर करना है, उसकी परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ाना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है उसको कि वो मेरा विद इन ट्रांजेक्शन में ही फॉलो कर रहा है या उस और उसके जो भी आपका एपेक्स क्लास है वो स्मूथली रन करे। क्वेरी ओनली रिक्वायर्ड फिल इन एसक्यूएल। जब भी आप सेक्यूएल क्वेरी करो, जैसे हम हमें फॉर एग्जांपल हमें सिर्फ मैं अकाउंट का लेता हूँ, मुझे अकाउंट में सिर्फ दो फील्ड का रिक्वायर्ड है, जैसे आईडी, उसका नेम और इंडस्ट्री। बट कुछ लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट आईडी कॉमा नेम कॉमा इंडस्ट्री कॉमा रेटिंग कॉमा अदर, देन सारा आपने कॉपी कर सेक्यूएल क्वेरी कर लिया। उसकी मतलब भी नहीं है। आपको वो एक्स्ट्रा सेक्यूएल क्वेरी, वो फील्ड्स आपको सेक्यूएल क्वेरी में नहीं लिखना है जिसका आप यूज ही नहीं करना है। आप उसी को यूज रखो जो आपको बस जरूरत की है, जो आपको यूज करना है बस। तो अवॉइड करो एक्स्ट्रा जो आपको फील्ड ऐड कर। रिट्रीव ओनली रेलिवेंट डेटा रोज एंड अप्लाई फिल्टर एंड लिमिट्स। तो जितने आपको डेटा जरूरत है, जितने उसके जो कंडीशन पर्टिकुलर जो क्राइटेरिया है, जो कंडीशन है, वही की अप्लाई करने के बाद ही डेटा लेकर आओ। कुछ लिमिट्स आपको लगता है कि सिर्फ हमें 100 रिकॉर्ड चाहिए, तो 100 रिकॉर्ड का लिमिट लगा के लेकर आओ। इससे क्या होगा, आपके एपेक्स की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत जल्दी इंक्रीज होगा, बहुत अच्छे से काम करेगा। रिमूव डिबग स्टेटमेंट फ्रॉम द कोड वंस टेस्टिंग इज डन। जब आप टेस्टिंग करते हो तो आप डिबग लगाते हो, चेक करते रहते हो, है ना। तो आप डिबग लगा के छोड़ देते हो कि अरे नहीं कुछ एरर आएगा तो मैं, नहीं, ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। सेल्स फोर्स के परफॉर्म एपेक्स के कोड की अगर परफॉर्मेंस की बात करो, तो अगर जितने भी आप सिस्टम में डिबग कोड लिखते हो उसको आपको रिमूव कर देने हैं। कोई भी लॉग आपको एपेक्स कोड में नहीं रखना चाहिए। मैं जब भी यूज करता हूँ एपेक्स कोड, तो बेसिकली मैं कभी जल्दी यूज नहीं करता। जब यूज करता हूँ डिबगिंग के लिए, तो मैं उसी टाइम पे उसको हटा देता हूँ। अननेसेसरी कमेंट कोड जो होता है उसको भी नहीं रखना चाहिए। अगर आपको जरूरत नहीं है तो अननेसेसरी कमेंट कोड को हटा दो। वो आपके कोड, आपके एपेक्स क्लास की परफॉर्मेंस को आपको रिड्यूस कर रहा है बेसिकली। ओके, तो आज के लिए इतना। कल से हम करेंगे अपना ट्रेनिंग एपेक्स ट्रिगर की, और उसमें हम सारे हमारे हैंड ऑन होगा। ये हमारे दो कुछ थ्योरी थे, आई नो कि हो सकता है आपको बोरिंग भी लगे, बट इस सारी चीजें आपको माइंड में रखनी है। इसी के बेसिस पे हम आप सारे हमारे कोडिंग चलेंगी। ओके, तो इसलिए सारे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट हो, तो आप हमारी वीडियो के कमेंट में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। अगर इन फ्यूचर कोई भी आपको इशू आता है या कोई भी डाउट पूछना है, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। वहाँ पे काफी लोग हैं, तो आपको ये हेल्प कर सकता है। अगर अगर आप मुझे मुझे भी टैग करके करोगे तो मैं भी आपको हेल्प कर सकता हूँ। ओके, तो मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए मैं बात बोलना चाहूंगा, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।